मेरा 15 साल का बेटा हर रात तकिए को गले लगाकर सोता। एक दिन अचानक मैंने तकिया उठाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा नाम नेहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता भी अजीब सी सोच रखते हैं। मेरे माँ बाप को लगता था कि मैं एक अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो वहाँ पर राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो नंदे थी और ना ही सास ससुर का झंझट था, बल्कि मैं कहूँगी कि सास ससुर तो समझने वाली बहुओं के लिए उनके माता पिता की तरह होते हैं। जो बहुएं सास ससुर को नहीं समझती, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती होंगी। मेरी सोच तो यही थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ भरा पूरा परिवार हो, लेकिन शायद सास ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे माँ बाप इस बात पर खुश थे, कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वो लड़का तो क्या था, एक 40 साल का आदमी था और एक बेटे का बाप था। उनका नाम विनोद सिंघानिया था। वो शायद अपने 15 साल के बेटे के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे माँ बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ा सा घर देखा और मेरी शादी उस घर में कर दी। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता पिता अपनी औलाद का सुख देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माँ बाप ने भी किया था और मैंने भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी अच्छी बेटियाँ कभी नहीं करती हैं। वो तो अपने माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूंढ लेती है। वो मेरी शादी का दिन था, न कोई धूम धड़ाका न कोई ढोल बाजे, क्योंकि सिंघानिया साहब की ये डिमांड थी कि शादी बहुत सादगी से हो। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद वो अपनी पहली बीवी के जख्मों से जान नहीं छुड़ा पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 12 साल पहले हो गई थी। सिंघानिया साहब की बीवी बनकर जब मैं इस हवेली में आई तो यहाँ भी सन्नाटे का राज था। बड़ी ही अजीब शादी थी। ना तो मुझे नंदे लेने आई और ना ही सास ने सिर पर हाथ रखा। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा सफ़र होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वो शाम का वक्त था। शादी के बाद मैं सिंघानिया साहब की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उनके घर पर आ गई। वो शादी का दिन था, मगर वो इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी दरवाज़ा खोलोगी तो सालू तुम्हें अंदर ले जाएगी। मैंने सोचा ये सालू कौन है। मैंने धीमे से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड भरे अंदाज में कहा और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखते ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही दरवाज़ा खुल गया। एक खूबसूरत 20 साल की जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उसका हुस्न एक क़यामत ढा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे को घबरा गई। उस लड़की को मैं देखती ही रह गई। मैं उस लड़की को देखकर ये सोचने लगी कि अगर इतना कातिल हुस्न सिंघानिया साहब के घर में पहले से ही मौजूद था तो उनको मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत पेश आई। लेकिन शायद मर्द बीवियाँ ख़ानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूंढते हैं। खैर, अब इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। ये औरत अपनी आंखों से बड़ी तेज और चालाक औरत लगती थी। अगले ही लम्हे मुझे दूर से घुटी घुटी चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। शुरू से ही ऐसे वाक़ये होने लगे थे जिनसे मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। मेरे कान खड़े हो गए जब सालू ने देखा कि कमरे से आने वाली चीखों पर मेरा ध्यान है, तो उसने मुझे ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वो मेरा ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे वो हर सूरत में चाहती थी कि मैं उन चीखों को नज़रअंदाज कर दूं। खैर, मुझे उसकी बात तो माननी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला दिन था। वो मुझे एक कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बिठाते ही खुद मेरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी। मैं सोचती रह गई कि ये तो अजीब घर है, एक तो सन्नाटा, ऊपर से ये खतरनाक चीखने की आवाज़ें। खैर, मैं अपने पति विनोद का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई, मगर विनोद नहीं आए। 1 बजे मेरी आंख लगने ही वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा
अचानक से खुला और वो अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का शोर था और ना ही आंखों में कोई अरमान थे, क्योंकि ये तो एक अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ बाप के खातिर इस रिश्ते को निभाना था। विनोद आकर मेरे करीब बैठ गए और उनकी आंखों में भी घबराहट के अलावा कुछ और नहीं था। शायद उन्होंने भी इस उम्र में ये शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो मुझसे अचानक बोले, मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठे वादे करूँगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे नफ़रत करूँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मैंने ये शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वो खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। नेहा, पढ़ी लिखी लड़कियां बाकी बहुत अच्छी होती हैं। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। जब देखो कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता रहता है और उसका ख्याल बस सालू ही रखती है। सालू हमारी पुरानी नौकरानी है, उस पर भी मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बेटे की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंपना चाहता हूँ। विनोद ये बात बताकर चुप हो गए। मेरे दिमाग में सालू का चेहरा घूमने लगा। सालू इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसको तो तेज तर्रा लहजे से लगता था कि जैसे वो घर की मालकिन है। मैंने ये बात विनोद से नहीं कही कि आते ही घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैंने चुप्पी बांध ली। मैंने सोच लिया था कि मैं विनोद के बेटे का ख्याल ज़रूर रखूँगी। वो उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत पाने का शायद तरीका भी यही था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती। खैर, सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। मैं बुझे मन से उठी। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पूछा कि आ जाऊं। मैंने कहा, हाँ आ जाओ। मेरे कहते ही सालू कमरे में अंदर हाजिर हुई। सालू के चेहरे पर नागवारी के आसार छाए हुए थे और मुझसे कहने लगी, बेबी जी, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या मेज़ पर लगा दूं? मैंने कहा, मेज़ पर लगा दो। मैंने विनोद के बेटे के बारे में उससे पूछा तो वह कहने लगी, जी वो छोटे साहब तो सो रहे हैं। जब वो सोकर उठ जाते हैं उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। सालू के लहजे में एक अजीब सी जिद और अकड़ थी, जैसे वो विनोद के बेटे से मुझसे दूर रखना चाहती है। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी के ऊंचा बोलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बांधती हुई बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज़ आनी बंद हो गई। शायद सालू ही किसी से बातें कर रही थी। आवाज़ें सुनते सुनते जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि एक 15 साल का लड़का तरस खाए हुए खड़ा था। सालू उस बच्चे से हुक्म बता रही थी। मैंने उसकी ये हालत देखी तो मुझे बहुत ही हैरत हुई। लड़का भी डरा सहमा सा लग रहा था। मैंने पास जाकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग बेटे, नाम क्या है आपका? उसने कहा, जी मेरा नाम हितेश है। उसने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा, हितेश बेटे, आपको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। मैंने उसकी पेट थपथपाते हुए कहा। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, जैसे मैंने उससे कोई अनोखी बात कह दी हो। उसने कहा, सच क्या आप मेरा ख्याल रखेंगी? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वो वाकई बहुत मासूम बच्चा था। फिर सालू के ना चाहते हुए भी हमने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। वो मेरे साथ बात करने से काफ़ी हल्का फुल्का नज़र आ रहा था, लेकिन मैंने हितेश से उन थोड़ी बहुत बातों में अंदाज़ा लगा लिया था कि हितेश की इन हरकतों के पीछे कहीं ना कहीं सालू का हाथ ज़रूर है, मगर वो तेज औरत पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे इस बात का राज जानना था।
मैंने धीरे धीरे हितेश के कमरे में आना जाना शुरू कर दिया, मगर मैं हमेशा ये बात चेक करती थी कि मेरे जाते ही वो दौड़कर बेड के पीछे तकिया में छुप जाता था, जैसे बेड के पीछे उसका खजाना दबा हो। ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार जाने के बाद ही नोटिस की थी, और यकीनन हितेश के पास ज़रूर ऐसा कोई राज था जिसे वो मुझे बताना नहीं चाहता था। खैर, अब मैं सालू और हितेश पर नज़र रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तह तक पहुंच जाऊं और सच साबित करके रहूं, ताकि मैं सिंघानिया साहब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। दिन ब दिन गुजरते हुए मुझे अंदाज़ा होते जा रहा था कि सालू का रवैया मेरे साथ सख्त होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती कि मैं हितेश के सामने रहूं और वो मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थीं। स्कूल आना जाना भी नहीं होता था। मैंने नोट किया, हितेश मेरे आने से खिला खिला रहता है। उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बदल गई थी। इस बात से सिंघानिया साहब भी बहुत खुश थे। मगर एक दिन मुझे अपने मैके जाना पड़ा। उस दिन हितेश बहुत परेशान लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने मैके गई थी। वहाँ से 3 दिन के बाद जब मैं घर वापस आई, वहाँ से वापसी पर मैंने देखा कि हितेश का चेहरा पहले से काफ़ी उतरा हुआ था। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे काफ़ी बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन हितेश के कमरे की तरफ गई। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक 15 साल के बच्चे का अंदर से कमरा बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सब तरफ ध्यान से देखा तो हितेश के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के अंदर कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब हितेश के सामने सालू खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। हितेश डरा सहमा तकिए के पास ही बैठा हुआ था। बाहर तक उनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन सालू के तेवर बता रहे थे कि उसे हितेश पर सख्त गुस्सा है। हितेश उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे हितेश पर गुस्सा भी आ रहा था कि वो एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने आखिर इस कदर मजबूर क्यों है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाज़ा जल्दी जल्दी बजाना शुरू कर दिया। सालू ने घबरा कर दरवाज़ा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि हितेश बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफ़ी परेशान वाली लग रही थी। उसके हाथ कँपा रहे थे। मैंने सालू को हुंकार निगाह से देखा और वहाँ से दफ़ा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं हितेश के कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा हितेश की आंखों में आंसू थे। वो बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उस वक्त वह बहुत मासूम और बेबस लग रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ बेटे, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैंने देखा हितेश का दूसरा हाथ तकिए पर था। गैर इरादा तौर पर वो मुझसे तकिए को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए में ऐसा क्या है जो हितेश उसके पास भी किसी को नहीं भटकने देता। मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने हितेश को उठने का इशारा देते हुए कहा, लेकिन वो तो तैसे तकिए के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। ये देखकर मुझे भी बहुत हैरत हुई कि तकिए के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक बारीक सा दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। हितेश से देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने उससे कहा, ये क्या है बेटे, ये तुम्हें किसने दिए हैं? मैंने घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि आंटी, ये चीज़ें मुझे सालू लाकर देती है। मैंने कहा, वो क्यों तुम्हें ये चीज़ें लाकर देती है? मैंने हैरत से पूछा, लेकिन हितेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे सालू पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये क्या बगैरत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग ख़राब करने का मकसद क्या है? मैं हितेश को छोड़कर भागती हुई सालू के क्वार्टर में गई, मगर सालू वहाँ मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता। खैर, उसने कहा जाना था। मैं सालू का इंतज़ार करने लगी। पूरे मोहल्ले में छान मारा, लेकिन सालू कहीं भी नहीं मिली। फिर आखिर में मैं थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालू इस कदर के घिनौने खेल खेल सकती है। मैं सालू से हमेशा नफ़रत ही करती रहती थी। अगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता ना होता। शाम को जब विनोद
घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ सालू भी घर के अंदर आई। विनोद के होते मैं सालू से बातचीत नहीं कर सकी। इतना तो सालू मेरी आदत को जान ही गई थी कि मैं दूसरों के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती, तो वो चुप रही। मैं जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। अब की बार सालू अपने क्वार्टर में बंद रहने लगी थी, ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती थी। हितेश नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया था। अब बारी उसकी परवरिश की थी। मैं उसको अपने साथ खिलाती पिलाती और उसे ढेर सारी बातें करती। विनोद भी इस बात से खुश थे, लेकिन सालू मुझसे आखिर कब तक छुपती। एक दिन उसको मुझे हकीकत बतानी ही पड़ी। सालू की कहानी यूँ थी। मेरा नाम सालू है। हम 2 भाई बहन थे। भाई अपनी शादी करके हमसे अलग हो गए। माँ ने मेरा और अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस हवेली में कुछ नौकरों की ज़रूरत थी। मैं और मेरी माँ जब से इस घर में आए थे, दिल लगी और मेहनत से इस घर के काम करने लगे। माँ के साथ काम करते हुए मुझे एहसास होता माँ का सहारा बेटी के लिए कितना ज़रूरी होता है, और ख़ासकर पिताजी की मौत के बाद से तभी मुझे एहसास होने लगा कि सिंघानिया साहब की नज़रें मुझ पर से हटती ही नहीं। उनकी नज़रें में अजीब सी बदहस होती है। मैं ये सब देखकर घबरा जाती थी। मेरी कोशिश यही रहती थी कि मैं कम से कम उनके सामने आया करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। किसी न किसी बहाने मुझे उनके सामने जाना ही पड़ता था। ज़्यादातर अपने कामों के सिलसिले में जाया करती थी। फिर ऐसा ही हुआ जिस बात का मुझे डर था। विनोद साहब ने फिर से एक और नया तरीका अपनाया। वो तरीका ये था छुप कर शादी करने का। शादी तो कभी भी छुप कर नहीं की जा सकती थी। बेबी जी, इतना तो मैं जानती हूँ कि छुप कर शादी करना पाप होता है, और अगर दुनिया वालों के सामने हम शादी करना चाहें तो हमें इज्जत भी मिलती है, और कभी ना कभी हमें लोगों का सामना भी करना पड़ता है। उस वक्त मैं उनकी बात नहीं समझ पाई। शायद साहब ने मेरी माँ से बात की कि वह मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो इस शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी और भली औरत थी जो दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। साहब की मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई, लेकिन बात तो शादी की हुई थी। साहब ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शहर से बाहर जाकर एक मकान में मुझे रहने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझसे छुपकर शादी भी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी नहीं पता था। साहब ने 6 महीने मुझे वहाँ रखा। उसके बाद मुझे घर वापस ले आए, शायद इसलिए कि यहाँ मेरी ज़रूरत थी। मैं यहाँ उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैं गर्भवती हुई तो साहब का रवैया मुझसे बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी। हालांकि वो मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वो मुझे नज़र उठाकर देखते तक नहीं थे। मैंने जब उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती? वो मेरे पति थे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने पहले मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप नहीं रही तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। इस बात पर जब मैं बाज नहीं आई तो उन्होंने मुझे एक दिन तलाक ही दे डाली। यूँ ये किस्सा जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था, जो कि गुनाह तो नहीं था, लेकिन जवानी की नज़रों में तो वो गुनाह ही था। और फिर ये हुआ कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वो बच्चा पैदा हुआ था उसकी वजह से वो बच्चा बच नहीं सका और इस दुनिया से चला गया हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। साहब की बीवी के बदले का इंतकाम तो कुदरत ने ही ले लिया। वो तो खुद ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब की और उनकी मोहब्बत की छोड़ गई। मैं विनोद साहब के बेटे को देखती हूँ तो मुझे उन्हीं की झलक उसमें नज़र आती है। मैं नहीं चाहती बड़ा होकर वो भी औरतों की इज्जत खराब करे, इसलिए मैं उसको औरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो डरपोक बने। मैं चाहती हूँ वो बहादुर ना हो, उसमें इतनी ज़रूरत ना हो कि वो किसी की इज्जत से खेल सके। आप ही बताओ बेबी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? उसको चूड़ियाँ और जेवर ला कर देती हूँ ताकि उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। ये बात तो मैंने आपको साफ तरीके से बता दी,
लेकिन जिस हिसाब से सालू ने मुझे ये बात कही, मुझे तो वो पूरे तरीके से डिप्रेशन की शिकार लग रही थी। वो ज़हनी मरीज बन चुकी थी और जाहिर है होती भी क्यों नहीं, उसकी ज़िंदगी में इतने सदमे जो आए थे। मैंने इस बात का जिक्र विनोद से किए बिना ही उसका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं सालू के पागलपन और उसके दिमागी बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। विनोद की गलती को मैंने राजफास होने से पहले ही माफ़ कर दिया और कुछ ही दिनों बाद सालू बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी और मैंने उसका किसी अच्छे घर से रिश्ता देखकर शादी कर दी और मेरा बेटा हितेश भी नॉर्मल हो गया था और हम तीनों ही हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।